नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कोरोना और उसके बाद हुए भयावह पलायन की त्रासदी में महिलाओं ने भूख और यातना के बीच ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन में जन्मे बच्चे करुणा और लॉकडाउन यादव महामारी में सरकार की अक्षमता और मजदूरों की यातना का जीता जागता प्रमाण है। ये नाम हमेशा याद दिलाते हैं कि इन मजदूरों के साथ क्या क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में ये मजदूर अपने नियति के हवाले छोड़ दिए गए थे। ये नाम हमेशा सरकार के सामने प्रश्न बनकर खड़े रहेंगे। चुनाव आती रहेगी और जाती रहेगी, जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये नाम हमेशा सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि महामारी में किस तरह उन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और ट्रेन में जन्मे ये करुणा और लॉकडाउन यादव हमेशा सरकार के सामने प्रश्न बनकर खड़े रहेंगे। तालाबंदी के दौरान चलाए गए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 7 जून 2020 तक करीब 3 दर्जन बच्चों का जन्म हुआ। इस महामारी ने मानवीय जीवन के सभी पहलुओं पर असर डाला है। गर्भावस्था के अंतिम चरण में भूख एवं बेरोजगारी का सामना कर और असामान्य स्थितियों में महिलाओं ने इन बच्चे को जन्म दिया है। इसलिए इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों के नाम भी इससे अछूता नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के राजेंद्र यादव ने अपनी बच्ची का नाम कोरोना की जगह करुणा रखा, तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से उत्तर प्रदेश का सफ़र कर रही रीना ने अपने बेटे का नाम लॉकडाउन यादव रखा है। यह एक तरह से आम आदमी का मुसीबत से लड़ने और उससे सामंजस्य स्थापित करने का एक तरह से नैतिक प्रयास है। वही यह नाम सरकार द्वारा महामारी से निपटने के अदूरदर्शी तरीकों और मजदूरों की यातना का जीता जागता चलता फिरता प्रमाण रहेगा। ये नाम हमें याद दिलाती रहेंगी कि इन मजदूरों के साथ क्या क्या हुआ था। करुणा और लॉकडाउन यादव हमेशा सरकारों के सामने प्रश्न बनकर खड़े रहेंगे कि कोई भी महामारी या आपदा में सबसे अधिक गरीब मजदूर ही प्रभावित होते हैं। इसलिए इससे निपटने के किसी भी उपाय में इन गरीबों का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। करुणा और लॉकडाउन गांधी जी के जंतर और समाज के अंतिम आदमी की उपेक्षा का और डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष और मार्क्स के वर्ग संघर्ष का प्रमाण है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ताज़ा फैसले में कहा है कि दिल्ली में सिर्फ वहां के प्रवासियों को ही चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी, किसी बाहरी को नहीं। आखिर दिल्ली और उससे लगे यूपी, हरियाणा और कुछ भाग को मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र बनाया गया था। यह फैसला एक तरह से तो इस अवधारणा को ही नकारता है कि दिल्ली से सटे कौशाम्बी, जो कि दिल्ली के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषण झेलता है और मुख्यमंत्री बनने से पहले खुद केजरीवाल भी यहीं रहे थे, अब कौशाम्बी के लोगों ने के दिल्ली में इलाज कराना मुश्किल है। गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में ज़्यादातर वे लोग हैं जो या तो सीधे दिल्ली में काम करते हैं या इनके रोजगार किसी न किसी तरह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ये लोग दिल्ली के जीडीपी में योगदान देते हैं। यह फैसला उस समय हुआ जब तालाबंदी खुलने के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली आने के कारण उनके लिए संक्रमण की आशंका अपने निवास वाले ज़िले से अधिक है, पर दिल्ली में उनके इलाज की संभावना अब शून्य हो चुकी है। दुर्भाग्य यह है कि जिन जिलों में उनका निवास है वहाँ चिकित्सीय सुविधा इसलिए बहुत ज़्यादा विकसित नहीं की गई कि पड़ोस में दिल्ली तो है ही, लेकिन अब दिल्ली ही इनके इलाज पर रोक लगा दिया है। एक सवाल यह है कि कोविड से लड़ने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप और भारत के संघात्मक ढांचा का क्या हुआ। सुखद यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया है और दिल्ली में अब सबका इलाज हो सकेगा। मनरेगा के बजट को बढ़ाकर 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कर दिया गया। एक बार फिर बात मनरेगा की, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो मजदूर अपने घर लौटे हैं
वे वहीं रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत औसत मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये हो गई है। लेकिन क्या मनरेगा में प्रचलित तरह तरह का भ्रष्टाचार पर काबू किया जाएगा? एक अन्य समस्या यह रही है कि मजदूरी मिलने में बहुत देर होती है। इस तरह ज़रूरत के समय राहत देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। मजदूर पहले मेहनत करे, फिर बार बार दूर के बैंक जाकर पता करे कि उसका पैसा आया है कि नहीं, यह न्याय संगत नहीं है। क्या बाहर से आए प्रवासी के लिए गरीब राज्य उद्यमिता विकसित कर पाएंगे, या फिर राजनीति की मजबूरी में तमाम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये मजदूर अपने हैं और इन्हें रोजगार गृह राज्य में दिया जाएगा, क्योंकि औद्योगिक राज्य ने इन मजदूरों को बुलाने के लिए इनकी मजदूरी से 2 से 3 गुना करने का वादा, रहने की सुविधा के साथ उनको सम्मान में अतिथि वर्कर कहना शुरू किया है। केरल ने इनके लिए फ्लैट व स्वास्थ्य का पूरा जिम्मा उठाने का ऐलान किया है। पंजाब ने खरीफ की कटाई की मजदूरी 3 गुना कर दी है। तो क्या ये वादे अस्थायी रहेंगे, या फिर अपने अपने राज्य में रोजगार नहीं मिलने पर जब ये लाखों मजदूर फिर इन शहरों में पहुंचेंगे तो क्या उनका अंतहीन शोषण नहीं शुरू हो जाएगा? अर्थशास्त्री जॉन द्रेज कहते हैं कि अभी यह सोचना जरूरी है कि बरसात के दिनों में भूखमरी से बचाव के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ग्रामीण भारत में बरसात का समय गरीब परिवारों के लिए बड़ी कठिनाई का समय होता है। मानसून के अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन खरीफ फसल की कटाई का वक्त अभी दूर है। ऐसे में लाखों लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो कुछ भी अनाज उन्होंने बचा कर रखा था वह तालाबंदी के दौरान तकरीबन खत्म हो चला है। ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा मददगार हो सकता है, तब भी बहुत बड़ी तादाद को असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। अभी तक बड़ी आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भूखमरी से बचाया है। इसके पीछे बड़ी वजह रही है शुरुआती 3 महीने में 2 गुना राशन मुहैया कराना, जिसे 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया। झारखंड के 46 प्रखंडों के स्थानीय पर्यवेक्षकों से बातचीत से हमें पता चला है कि कुल 42 प्रखंडों में यह 2 गुना राशन लोगों को मिल रहा है। अब इसे पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। कयास लगाया जा सकता है कि अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। सो यह कहने का मजबूत आधार है कि अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। जून 2020 के बाद भी कम से कम अगले 3 महीने तक के लिए तो जरूर ही दिया जाए। इसमें संसाधनों की भी कोई बाधा नहीं है। केंद्र सरकार के पास खाद्यान्न का विशाल भंडार है, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए यह व्यवस्था मददगार साबित नहीं होगी। इसमें सिर्फ तथाकथित मध्य वर्ग के लोग ही नहीं, बल्कि कई गरीब परिवार भी शामिल हैं। गरीब परिवारों की पहचान कठिन काम है, लेकिन संकट की इस मौजूदा परिस्थिति में ऐसे परिवारों की पहचान कर पाना समय और संसाधनों के सीमित होने के कारण और भी ज़्यादा मुश्किल है। एक व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों और शहरी झुग्गियों में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें अस्थायी तौर पर कार्ड जारी किया जाए। फौरी ज़रूरत अपेक्षाकृत गरीब राज्यों, खासकर पूर्वी क्षेत्र के, को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की है, ताकि वे अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर सके, भले ही वह अस्थायी तौर पर हो। संकट के इस समय में गरीब राज्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन इस राज्यों की भावी दशा पर चिंतित होना लाजमी है। भारत के गरीब राज्यों में बड़ी आबादी बहुत कम संसाधनों से गुजर बसर करने को मजबूर है। मिसाल के लिए यह कह पाना मुश्किल है कि कोई ऐसा भी देश होगा जहां भूखमरी और गरीबी की गहनता बिहार से भी ज़्यादा होगी। व्यापक बेरोजगारी की दशा लंबे समय तक कायम रहती है, तो यह उन लाखों लोगों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं होगा जो आम वक्त में दिहाड़ी कर किसी न किसी तरह गुजारा करते हैं। दूसरी बात, निर्धनतम राज्य और वहाँ की कामगार आबादी पर मौजूदा आर्थिक संकट की मार सबसे ज़्यादा पड़ेगी। जो राज्य अपेक्षाकृत बेहतर हैं
वहाँ स्थानीय कामगारों को अप्रवासी मजदूरों के चले जाने से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन गरीब राज्यों में इसका उल्टा होगा। अप्रवासी मजदूरों के लौटने से श्रम की अधिकता हो जाएगी और स्थानीय कामगार के लिए रोजगार के अवसर घट जाएंगे। तीसरी बात, निर्धनतम राज्यों का अभी कोरोना संकट के गंभीर चपेट में आना बाकी है। संक्रमण अब पूर्वी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। इन राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी ना के बराबर है। बिहार में अगर संक्रमण महाराष्ट्र जैसा हो जाए तो फिर क्या होगा। आखिरी बात यह है कि निर्धनतम राज्यों में सरकार का खजाना खस्ताहाल है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक राजस्व की वसूली अपने सामान्य स्तर के मुकाबले अभी बस 30% है। धन की कमी इतनी ज़्यादा है कि कुछ को वेतन भुगतान तक नहीं हो पा रहा है। नकदी का अभाव राहत उपायों के आड़े आ रहा है। इन वजहों से निर्धनतम राज्यों की अतिरिक्त खाद्यान्न समेत विशेष सहायता की ज़रूरत है। झारखंड के ग्रामीण इलाके में पीडीएस का बुनियादी कवरेज आबादी के 86% तक है और इसे बढ़ाकर अगले 6 महीने के लिए अगर 100% किया जाता है तो बस 1.2 लाख टन खाद्यान्न की ज़रूरत होगी, जो मौजूदा अनाज भंडार का महज 0.2%, जी हाँ 1% का 5वां हिस्सा है। यह हैरत की बात है कि केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन के झारखंड सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। देश के खाद्यान्न भंडार का अगले कुछ महीने तक रचनात्मक इस्तेमाल हो, इसकी कई अपील और तर्कों को केंद्र सरकार ठुकरा चुकी है, लेकिन समय हाथ से फिसलता जा रहा है। अगर समय रहते केंद्र सरकार को सद्बुद्धि नहीं आती है तो फिर बरसात के दिनों में गरीबों के लिए 2 जून की रोटी के लाले पड़ेंगे और देश का ठसाठस भरा हुआ अन्न भंडार यूं ही बेमतलब पड़ा रहेगा। यह महज संजोग नहीं है कि आज भारतीय खाद्य निगम के पास 10 करोड़ टन का खाद्यान्न भंडार है और अब भी देश वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पे है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का लाभ बहुत कम प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचा है। सरकार ने हर माह 8 करोड़ लोगों को बिना राशन कार्ड के 2 माह का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, पर मई और जून 2020 में अब तक सिर्फ करीब 1 करोड़ 86 लाख लोगों तक लाभ पहुंचा है। यह योजना सिर्फ 2 माह के लिए थी। समय के साथ प्रवासियों के पलायन को हम भूलने लगे हैं, लेकिन इसका असर इतना भयावह है कि यह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाती है। फिल्म निर्माता किरीट खुराना ने अभिनेत्री तापसी पन्नू की आवाज़ में प्रवासियों को लेकर एक मार्मिक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहते हैं, हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हज़ारों मील के, कुछ साइकिल पर कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। एक अलग संदर्भ में 1965 में सेल्मा में अपने भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, जब कोई इंसान सही के हक में आवाज़ उठाने, न्याय के लिए खड़ा होने और सच का साथ देने से इनकार कर दे तो समझो वह मर चुका है। प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और विकास में साझेदार बनाने के लिए कई तरह के सलाह और सुझाव भी सामने आए हैं, जिसमें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली की अध्येता मुक्ता नायक ने 9 बिंदु पर काम करने की आवश्यकता बताई है। पहला, राज्यों के बीच बेहतर तालमेल। दूसरा, राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य बीमा, विद्यालय नामांकन और जन वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं में राज्य और जिले के भीतर पोर्टेबिलिटी लागू करना, जिससे अंततः यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध हो।
तीसरा, राज्य सरकारों द्वारा माटी की संतान जैसे तर्कों को त्यागना, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिली देश के किसी भी हिस्से में काम करने और बसने की स्वतंत्रता का आघात पहुंचता है। चौथा, सरकारी विद्यालय में अपनी आधिकारिक भाषाओं को अनिवार्य विषय बनाने का हट छोड़ना। पाँचवां, प्रत्येक राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम जैसे कानून का लेखा जोखा देश के सभी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना। छठा, राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों विशेषकर निर्माण श्रमिकों की पात्रता की आधिकारिक निशानदेही करना। सातवां, पंचायती राज स्तर पर कागजी प्रक्रिया को तेज कर प्रवास के राज्य में होने वाले निबंधन को आसान बनाया जाना। आठवां, प्रवासियों के लिए रेंटल मार्केट व आवास तथा कामगार महिलाओं पुरुषों के लिए हॉस्टल बनाया जाना। नौवां, सामाजिक सुरक्षा संहिता प्रस्ताव 2019 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाना। कोविड-19 के कारण एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ है। सदियों से जाति आधारित व्यवस्था में छुआछूत की प्रथा मुख्य रूप से जाति आधारित थी, लेकिन देश में इस महामारी के बाद हम अछूतों का एक नया वर्ग उभरता हुआ दिख रहा है। ये है बीमार और मरीज, प्रवासी मजदूर, बेरोजगार और बेहद गरीब लोग जिनसे सेहत का जोखिम है। बीमारों का आज खुलेआम बहिष्कार हो रहा है। उनके मरने पर श्मशान में उन्हें जलाने से इनकार कर रहे हैं। अस्पताल के गलियारों में मृत शरीर जमा हो रहे हैं। कोई उन्हें ले जाना नहीं चाहता। यहाँ तक कि उनके परिवार भी इलाज करा रहे मरीजों के बगल में लाशें रखी है। यह स्थिति की भयावहता बताती है। ये सब बातें तो है ही, और इनका समाधान भी कोरोना को नियंत्रित करने में है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों को राज्य में रोजगार देने के मामले में सरकार की दुविधा सामने आ रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पर ही काम देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत होने की बात कही। उधर रेलवे के बुकिंग आंकड़े के अनुसार यूपी और बिहार से मुंबई जाने वाले 11 में से 8 ट्रेनें 30 जून 2020 तक के लिए प्रवासी श्रमिकों से भर गई है, जो फिर से काम पर लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रोजाना 15,000 मजदूर लौट रहे हैं। वहीं उद्योग धंधे को पटरी पर लाने के लिए भी मजदूर चाहिए। ये बात भी सच है कि अभी भी अधिकांश मजदूर वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसके कारण देश के हिंदी भाषी राज्यों में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या 2 गुनी से 5 गुनी हो गई है। लेकिन मनरेगा से इनकी कमाई इतनी नहीं होती है जितनी औद्योगिक नगरों में काम करने से होती है, जिसके कारण ना तो ये जी रहे हैं और ना ही मर रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में जिले लाही अकबर कहते हैं कि अनारकली सलीम तुझे मरने नहीं देगा, हम तुझे जीने नहीं देंगे। सरकार ही मजदूर को मरने नहीं दे रही है और मजदूर को जीने नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के राजेंद्र नगर और सहरसा इंटरसिटी से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।